हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए मैंने इसे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कैनाल, जिसका दूसरा नाम है गट। नाउ नेक्स्ट इज़ ग्लैंड्स। ये वो सारे ग्लैंड्स हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। पहले तो हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि आपका फूड एक्चुअली में कैसे डाइजेस्ट हो रहा है आपकी बॉडी में। नाउ एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली वो पाथवे है जहाँ से आपका फूड पास होकर जा रहा है। मतलब आपने खाना खाया, मतलब बेसिकली माउथ टू एनस, जहाँ जहाँ जिस जिस ऑर्गन से आपका फूड पास हो रहा है ना, वो सब एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। नेवर गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन टू। देखो, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली पाथवे है आपके फूड का, कि फूड किस किस ऑर्गन से पास होकर जा रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, नाउ मान लीजिए आपने खाना खाया। खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? माउथ में। ठीक है, माउथ के बाद आपका फूड एंटर करेगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। नाउ फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है फूड का। फूड पाइप के बाद फूड एंटर करेगा स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर डायरेक्टली वो जाएगा कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, नाउ इन सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, माउथ में आपका प्रेजेंट है टीथ और टंग। टीथ और टंग दोनों ही फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। टीथ बेसिकली फिजिकल डाइजेशन कर रहा है फूड का, मतलब फूड को तोड़ रहा है, आपको च्यू करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका टंग क्या करता है? आपका टंग सलाइवा के साथ आपके फूड को अच्छे से मिक्स करता है ताकि आप इजीली उसे स्वॉलो कर पाओ। नाउ स्वॉलो करने के प्रोसेस को एक नाम दिया गया है डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग फूड। आप स्वॉलो करोगे फूड, तो फूड कहाँ एंटर करेगा? आपके ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में। नाउ यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। देखिए, आपका जो फूड पाइप है ना, वो है पीछे की तरफ। ये जो आपकी नेक है ना, इसमें फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही प्रेजेंट है। फूड पाइप है ये पीछे की तरफ, विंड पाइप यानी कि ये जो ट्रैकिया है वो है आगे की तरफ। ये जो आप छूते हो तो रफ सा सरफेस आपको फील हो रहा होगा ना, दैट इज आपका ट्रैकिया। ये है आपका ट्रैकिया विंड पाइप, और ये है क्या? आपका ईसोफेगस फूड पाइप। अब ये ईसोफेगस आगे जाके स्टमक में एंट्री करेगा। अब ये विंड पाइप आगे जाके फाइनली कहाँ एंट्री करेगा? लंग्स में। अब खाने को, ये ज़रूरी है कि आप जो खाना खा रहे हो ना, वो खाना फूड पाइप में जाए। ये है फूड पाइप, ये है विंड पाइप। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप जो खाना खा रहे हो, आपका फूड जो है वो फूड पाइप में जाए, और जो आप अपनी नोज से आपने जो एयर ली है अंदर, वो जाए इस विंड पाइप में। अब ये इंश्योर करने के लिए कि खाना गलती से भी विंड पाइप में ना घुस जाए, आपकी बॉडी ने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। उस स्ट्रक्चर का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बेसिकली मान लो एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे लगा होगा, और जैसे ही आप स्वॉलो करते हो तो ये एपिग्लॉटिस ना ऐसे ढक्कन की तरह ना आपके विंड पाइप को बंद कर देगा। ये एपिग्लॉटिस जैसे ही आप स्वॉलो करोगे ना, फूड यहाँ पे आएगा, फूड यहाँ पे जाए, इसीलिए ये एपिग्लॉटिस यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये विंड पाइप की ओपनिंग तो बंद हो गई। अब विंड पाइप की ओपनिंग बंद हो गई तो फूड यहाँ जा नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। बोलने से बेसिकली ये एपिग्लॉटिस अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो बहुत चांसेस होंगे कि आपका फूड आपके विंड पाइप में चला जाए। ठीक है, रिमेंबर दैट दिस इज, इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस। नाउ आपके ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये मैंने आपको बताया ना। ईसोफेगस ना, ऐसा मत सोचना कि आपका पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम ना ऐसे कोई वो टनल जैसा नहीं होता कि आपने ऊपर से कुछ डाला और वो ऐसे ऐसे सीधा नीचे चला गया। आपके फूड पाइप में जो फूड मूव करता है ना, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर मूवमेंट की हेल्प से मूव करता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। देखो फूड ना ऐसे वेव्स की तरह मूव करेगा, आपका ये जो फूड पाइप है ना ये वेव की तरह मूव करेगा और तब फूड नीचे जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो फूड पाइप से कहाँ एंट्री करेगा, स्टमक में। आपको स्टमक को देखकर कोई अल्फ़ाबेट की याद आती है क्या, किसी शेप की? सी स्टमक की शेप ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके, जे अल्फ़ाबेट के, इसीलिए इसे बोला जाता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ स्टमक के बाद फूड का एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फूड एंटर करेगा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, अगर आप लेंथ देखोगे ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है, फिर भी हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोल रहे हैं और स्मॉल को स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? सी लार्ज इंटेस्टाइन का अगर आप देखो तो डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर इतना सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का इतना है। यही रीज़न है कि हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज वर्ड यूज़ करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। लेंथ देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी है, अगर डायमीटर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा है, ओके। नाउ सी स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली आपकी बॉडी का, आपके गट का वो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन हो रहा है। अब ज़रा हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। सी लार्ज इंटेस्टाइन में आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये इसका नाम है सीकम, सैक जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है सीकम। नाउ इस सीकम की खास बात ये है कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे। नाउ ये मत सोचना कि वो बैक्टीरियाज आपके लिए हार्मफुल है, क्यों है वो? वो बैक्टीरियाज बेसिकली आपके लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्म नहीं करते आपको, इनफैक्ट वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सीकम में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल है। नाउ इसके बगल में ही आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्यों बोल रहे हैं? वर्मीफॉर्म इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो शेप है ना वॉर्म जैसी है, जैसे अर्थवॉर्म होता है ना, मतलब कोई भी वॉर्म, इसकी शेप बेसिकली वॉर्म जैसी है, इसीलिए इसको वर्मीफॉर्म बोल रहे हैं। सी अब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या है? इस अपेंडिक्स का काम ये है कि इसका कोई काम नहीं है मतलब कि इसका कोई काम नहीं है, मतलब कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इस आपकी बॉडी में बस ऐसे ही फालतू का प्रेजेंट है, बिना मतलब के, कुछ काम नहीं है इसका, बल्कि ये पता है आपको प्रॉब्लम और कर देता है उल्टा। सी कभी कभी ना आपका डाइजेस्टेड फूड हो सकता है कि इसमें जाके अटक जाए, अब इसमें जाके गिर जाएगा ना, मतलब अटक जाएगा, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाएगी और फिर ये बहुत बहुत बुरा पेन करता है। सो बेसिकली डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, इसको निकाल के फेंक देते हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम है नहीं, तो इसको निकालो या कुछ भी करो, फ़र्क तो पड़ता नहीं है ना। तो ऐसे फालतू का ऑर्गन है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ इधर आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, इसका नाम है रेक्टम। रेक्टम का काम ये है कि ये टेम्पररीली आपका जो वेस्ट मटेरियल है, आपका जो फीकल मैटर है, उसको स्टोर करके रखे, ठीक है। नाउ ये जो ओपनिंग है इसका नाम है एनएस। एनएस का काम ये है कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट है वो यहाँ से बेसिकली एनएस से इजेक्ट आउट होता है। सी हो गया। अब हम देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। सी अब जब खाना खाते हो सबसे पहले आपका खाना कहाँ जाता है? आपके माउथ में। नाउ आपके माउथ में आपको हमेशा एक लिक्विड सा सब्सटेंस फील होता होगा, दैट इज सलाइवा। अब ये सलाइवा बना कौन रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, ये बेसिकली 3 तरह के हैं और ये तीनों टाइप जो है ये पेयर में होते हैं, मतलब कि टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे 6, 3 तरह के, और ये तीनों ना 2-2 होंगे, ठीक है, पेयर में होंगे, यानी कि टोटल है 6। सी फर्स्ट इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब आपके टंग के नीचे। सी लिंगुआ वर्ड इज यूज्ड फॉर टंग, तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स कौन से होंगे? जो आपके टंग के नीचे प्रेजेंट है। नंबर कितना है? 2। नाउ सब मैंडिबुलर। मैंडिबल इज बेसिकली योर लोअर जॉ, तो लोअर जॉ में जो प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड दैट इज सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर भी नंबर में कितने हैं? 2। नाउ
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड आपके चीक्स के पास प्रेजेंट है, ठीक है। अगेन सेम नंबर में क्या है 2, यानी कि टोटल हो गए 6। नाउ अब ये सारी जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इन सब का काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। अब आपके सलाइवा में ना बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और एक एंजाइम होगा जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। नाउ इस सलाइवरी अमाइलेज का काम है कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है, उसे वो ना सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करे, यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका माउथ में ही स्टार्ट हो चुका है। तो अब ज़रा बात करते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ आपके स्टमक में प्रेजेंट है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर क्या रहे हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें हैं, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। सी अब ये तीनों का काम क्या क्या है। सी इस पेप्सिन का काम क्या है, इस पेप्सिन का काम है कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करे, यानी कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाए, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवा रहा है। अब ये पेप्सिन अच्छे से काम करे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे ना एसिडिक एनवायरनमेंट दिया जाए। नाउ इसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिले, इसीलिए आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पेप्सिन को काम करवाने के लिए आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड ने ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से ये आपके स्टमक को हार्म कर सकता है। सी आपके स्टमक को इस HCl के एडवर्स इफेक्ट्स से बचाने के लिए आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एक जुगाड़ लगा लिया है। बेसिकली उसने क्या किया, उसने ना म्यूकस प्रोड्यूस कर दिया। अब ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ना बेसिकली आपके स्टमक के चारों तरफ मतलब एक लाइनिंग बना देगा, जिससे कि HCl ना डायरेक्टली स्टमक की वॉल की कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब स्टमक की वॉल की कांटेक्ट में आया ही नहीं HCl, तो आपके स्टमक को भी कोई हार्म नहीं होगा, है ना। तो अब बात करते हैं ज़रा पेनक्रियाज की। देखिए पेनक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस। जैसे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ही पेनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस। अब ये पेनक्रियाटिक जूस जो है सिक्रीट कहाँ करेगा, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ अब इस पेनक्रियाटिक जूस में होती क्या चीज़ें हैं, ठीक है, देखते हैं। इस पेनक्रियाटिक जूस में मेजरली है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है किसको ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को। नाउ लाइपेजेस वो एंजाइम है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, एंड लाइपेजेस वो एंजाइम है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब ज़रा हम देखते हैं लिवर को, ठीक है। सी लिवर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बाइल। देखिए लिवर में ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये है लिवर, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। नाउ लिवर का काम है बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल जूस प्रोड्यूस करना। इस गॉल ब्लैडर का काम है उस बाइल जूस को टेम्परेरीली स्टोर करना और उसे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। गॉल ब्लैडर कभी भी बाइल प्रोड्यूस नहीं करता, याद रखना। नाउ लिवर ने बाइल जूस प्रोड्यूस किया, अब वो बाइल जूस टेम्परेरीली स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। नाउ फाइनली गॉल ब्लैडर से निकल के वो कहाँ रिलीज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जरा याद करो पेनक्रियाटिक जूस कहाँ रिलीज हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल कहाँ रिलीज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज, उन्हें काम करने के लिए चाहिए बेसिक एनवायरनमेंट। जैसे वो पेप्सिन को चाहिए था एसिडिक एनवायरनमेंट, वैसे ही उन दोनों एंजाइम्स को चाहिए क्या, बेसिक एनवायरनमेंट। नाउ ये बेसिक एनवायरनमेंट उन्हें कौन देता है, ये बाइल। ये बाइल जो है इसका नेचर बेसिक होगा,
तो ये बाइल जो है वो उन्हें बेसिक एनवायरनमेंट देगा ताकि ट्रिप्सिन और लाइपेज अपना काम ठीक से कर पाए। ठीक है, नाउ बाइल का एक फंक्शन हो गया क्या, बेसिक एनवायरनमेंट देना किसको, ट्रिप्सिन और लाइपेज को, ताकि वो अपना काम कर पाए। नेक्स्ट इज, ये याद रखना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, आपके गट में जितने भी सिक्रीशन है, सलाइवरी ग्लैंड से हो यानी कि सलाइवा हो, या फिर गैस्ट्रिक जूस हो, या फिर पेनक्रियाटिक जूस हो, सब में एंजाइम है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन बाइल इकलौती सिक्रीशन है आपके गट की जिसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है बाइल में, याद रखना। तो अब बाइल में है क्या, बाइल में बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स हैं। इन बाइल पिगमेंट्स का काम क्या है, इन बाइल पिगमेंट्स का काम है फैट को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि फैट का जो है आगे डाइजेशन इजीली हो पाए। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन, यानी कि ह्यूमंस में एक्चुअली में डाइजेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, देखिए अब जैसे ही खाना खाते हैं ना, आपके माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके माउथ में ना फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल मतलब, फिजिकल डाइजेशन मतलब कि देखिए जैसे आप खाना खाते हो, आप च्यू करते हो, तो आपके टीथ क्या करते हैं, आपके जो बड़े पार्टिकल्स है फूड के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ना, दैट इज फिजिकल डाइजेशन। नाउ केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, केमिकल डाइजेशन जो है वो करवाता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। अगर आपको याद हो सलाइवा में क्या था, सलाइवरी अमाइलेज, इसका काम था स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका फूड जब माउथ में डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फूड कहाँ एंट्री करेगा, ईसोफेगस में। देखिए आपका जो फूड पार्टिकल मिक्स्ड विद सलाइवा जो कि माउथ से निकलकर ईसोफेगस में एंट्री कर रहा है, उसको एक टर्म दिया गया है, क्या, बोलस। बोलस, बोलस बेसिकली वो बॉल है फूड की जो सलाइवा में लिपटी हुई है और वो जो आपके माउथ से निकलकर ईसोफेगस में जा रही है। ठीक है, नाउ ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब फूड, ये जो बोलस है ये सीधा कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। ये बोलस सीधा पहुंचेगा स्टमक में। अब स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में इसका इंतजार कौन कर रहा है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन कर देगा किसका, प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब ये प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये प्रोटीन को कंप्लीटली नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा नहीं डाइजेशन हो जाएगा। देखिए अब जैसे आपके माउथ से जो भी फूड की वो बॉल निकल रही थी, फूड पार्टिकल निकल रहे थे जो कि डायरेक्टली कहाँ गए, ईसोफेगस में गए थे, उसको हमने बोला बोलस। वैसे ही आपके स्टमक से जो फूड निकलेगा ना, स्टमक से जो फूड निकलेगा उसको हम बोलेंगे काइम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे काइम। देखिए अब ये काइम सीधा कहाँ जाएगा, ये काइम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बनेंगे। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल भी आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो लाइनिंग है वॉल की, वो भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें हम इंटेस्टिनल जूस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन था, पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन था वो क्या करेगा, वो इस बाकी बचे कुछ प्रोटीन को ना पूरा का पूरा डाइजेस्ट करवा देगा। ठीक है, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन करवा दिया। अब इसमें जो था एक और एंजाइम था, क्या, लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन करवाता है, फैट का। लेकिन ये जो लाइपेज है ये फैट पे डायरेक्टली काम नहीं करेगा, पहले काम कौन करेगा फैट पे, ये बाइल। बाइल क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, मतलब ये जो फैट के बड़े टुकड़े हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, फैट को जो बाइल इमल्सिफाई कर देगा, तो इमल्सिफाइड फैट है जो ये छोटे टुकड़े जो हैं बेसिकली, इन पे ये लाइपेज काम करेगा और फिर इस फैट को डाइजेस्ट करवाएगा। ठीक है, नाउ देखिए अब तक जितना भी डाइजेशन हुआ है ना, ये सब बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब एग्जैक्टली फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं मिले हमें। तो जितना भी बचा कुचा डाइजेशन होगा ना हर एक प्रोडक्ट का, वो इंटेस्टिनल जूस में जो जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो सब करवा देंगे। ठीक है, नाउ अब हम जरा देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है।
सी लार्ज इंटेस्टाइन में एज सच कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में ना एब्जॉर्प्शन का काम चलता है, वो भी किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। हमने बेसिकली देखा कि क्या क्या कहाँ कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, किस किस एंजाइम से। नाउ हम देखते हैं कि हमें बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। मेजरली हमारे खाने में क्या आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। देखिए प्रोटीन फाइनली जो डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन से हमें क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन से हमें फाइनली मिलेगा अमाइनो एसिड। अब देखिए फैट आपने खाया तो फैट को फाइनली डाइजेस्ट करके हमें मिलेगा क्या, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फाइनल प्रोडक्ट होंगे किसके, फैट के डाइजेशन के। मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आप जब कार्बोहाइड्रेट लोगे तो इसका जो डाइजेस्ट करके फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, वो होगा ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज आगे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आगे डाइजेस्ट नहीं होंगे, अमाइनो एसिड्स आगे डाइजेस्ट नहीं होंगे, ये ऐसे ही आपकी बॉडी में यूज किए जाएंगे, ठीक है। नाउ सी, अब हम जरा बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। जो भी फूड आपके बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है उसे एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी है, ताकि हर एक सेल जो है आपकी बॉडी में वो उसे यूटिलाइज कर पाए। सी, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग होगी ना, ऐसे समझ लो ये इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, देख रहे हो फोल्डिंग्स बनी हुई है, ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इनका नाम है विलाय। इन विलाय का काम क्या है, देखिए इन विलाय के अंदर ना बेसिकली ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। इन विलाय का काम है एब्जॉर्प्शन में मदद करना। ये विलाय जो है ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है ताकि ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुई हैं। सी, इनके अंदर ना ब्लड सप्लाई होता है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इजीली इस ब्लड में जा सकता है, ठीक है। नाउ ब्लड में सारे जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है सब एब्जॉर्ब हो जाएगा एक्सेप्ट फैट। फैट जो है ना वो कभी भी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में, ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो फैट का एब्जॉर्ब होगा लिम्फ में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल से फैट जो है लिम्फ में ही एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। नाउ सी, जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जितना भी है ना डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया बॉडी में, वो सब बॉडी से बाहर चला जाएगा। आपकी बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो चीज़ें उसने एब्जॉर्ब नहीं की यानी कि वो उसके लिए वेस्ट है, उसे चाहिए ही नहीं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमें पता है कोई भी तरह का डाइजेशन होता नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर का, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। याद रखना मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।